चलो चलो, मैंने कल हम श्वेत क्रांति खत्म कर चुके थे। चलिए आज आपको उसके आगे जो भारत में बहुत सारी क्या हुई है, अलग अलग क्रांतियां हुई हैं, उसके संदर्भ में भी अपन लगभग 15-20 मिनट में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग MS स्वामीनाथन और जो वर्गीस कुरियन जी है, उनको कब पद्म विभूषण मिला, ये मिला, उसको पढ़ लीजिएगा। इसका डेयरी का मतलब GDP में कम ही रहता है, क्योंकि दूध वाला भी एरिया वो कृषि में आ जाता है ना, कम है, लेकिन एकदम ज्यादा नहीं, कम है। देश का विकास या देश डेवलप तभी होगा जब कृषि क्षेत्र का योगदान कम और जो बीच वाला है, मतलब खासकर उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, उसका योगदान ज्यादा से ज्यादा रहे। ठीक है, हाँ हाँ, सर्विस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और भारत सरकार सर्विस पे ही ज्यादा क्या है अभी आगे है। और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार उद्योग क्षेत्र में लगातार पिछले कई वित्तीय वर्ष से हम जो हमारा GDP में हिस्सा है वो उद्योग क्षेत्र का हिस्सा ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो हम अलग अलग क्रांतियों की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने क्या देखी थी, हरित क्रांति। इससे संबंधित लगभग अच्छी अच्छी चीजें हमने क्लास में क्या कर ली, कवर कर ली। दूसरा हमने क्या देखा था, श्वेत क्रांति। ठीक है, इससे संबंधित भी जो तथ्यात्मक जानकारियां थी वो हम कवर कर लिए थे। अब हम किस ओर चलेंगे, नीली क्रांति। ठीक है, हेडिंग डालिए नीली क्रांति। सर हाँ बोलिए। सर, श्वेत क्रांति का नकारात्मक प्रभाव नहीं है क्या? नकारात्मक प्रभाव इसके मैं उसको इसलिए नहीं लिखाया कि उससे संभावनाएं नहीं है प्रश्न की, क्योंकि आप देखोगे तो इसके नकारात्मक प्रभाव कम दिखाई देते हैं, है ना, और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ज्यादा दिखते हैं। जैसे हरित क्रांति तो फिर भी क्या है, उसकी उससे थोड़ा मोड़ा क्या हुआ था, नुकसान, थोड़ा मोड़ा क्या काफी नुकसान भी हुआ था। लेकिन श्वेत क्रांति के नेगेटिव जो वो है प्रभाव है वो काफी कम है, इसलिए मैंने उस पर फोकस नहीं किया है। सकारात्मक प्रभाव भी मैंने नहीं लिखाया है, क्योंकि वाकई में हम जो 1996 में क्या हो गए और आज भी हम क्या चल रहे हैं, दुग्ध क्षेत्र में जो वृद्धि कर चुके हैं, तो आप इतना तो समझ सकते हैं करके मैंने उसका सकारात्मक कार्यक्रम वगैरह प्रभाव वगैरह नहीं लिखाया है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलो नीली क्रांति पे बात करते हैं। ये कब चालू हुई, ये कब हुई थी, 1966-67। ये कब हुई थी, 1970। ये भी कब होगी, 1970। ठीक है, इसका अब इसमें अपन पूरा ऐसे मैं जैसे 2-2 दिन पढ़ाया हूँ ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना इसको कैसे पढ़ रहे हैं, इसके अगर कोई प्रणेता है, कोई प्रारंभ करता है ना, तो लिखेंगे, अदरवाइज हम इसका क्षेत्र लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे था, हाँ, मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से था। ठीक है, हो गया भाई। इसके जनक कौन है, हाँ, इसके जनक है अरुण कृष्णन। हर किसी के नहीं है ना कोई जनक, जिसके जिसके मिलेंगे उसके मैं लिखवा देता हूं। अरुण कृष्णन इसके क्या है, जनक है। आप कैसे लिखेंगे, नीली क्रांति संबंध मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, और इसके जनक कौन है, मतलब इस क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो है ना, और ये भी बहुत जबरदस्त प्रभावी रही। हो गया, अगला लिखते हैं लाल क्रांति। नेक्स्ट है लाल क्रांति। ठीक है, लाल क्रांति का जो समय है वो कब है, 1975 के समय। लाल क्रांति, लाल क्या रहेगा, हाँ, टमाटर और, हाँ, टमाटर और मांस, टमाटर व मांस। ठीक है, टमाटर और मांस पर हमने क्या किया, जोर दिया। ठीक है, और इस जो क्रांति है इसकी शुरुआत किसने की थी, हाँ, विशाल तिवारी। विशाल तिवारी लिख लीजिए, विशाल तिवारी जी। ठीक है, आज अगर हम बात करें टमाटर में नंबर 1 कौन है, महाराष्ट्र। मांस में कौन है, यूपी। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो कुछ कुछ बातें बोला रहता लेकिन नहीं बोल सकता। ठीक है, चलिए, है ना,
भारत में फिर वाद विवाद हो जाता है ना थोड़ी सी बातों का, तो वैसे भी अभी समय सही नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको आप थोड़ा सा याद रखें, है ना। चलो, अच्छी अच्छी क्रांति पहले लिख लेते हैं। अगला कौन सा होगा? गुलाबी क्रांति, है ना। इंग्लिश में इसका बस आप रंग का क्या कर लेना। हाँ, गुलाबी क्रांति का समय नहीं मिलता, लेकिन संभवतः ये क्रांति कब की है? 1990 की। ठीक है, 1990 गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? हाँ, झींगा से। झींगा जानते हो क्या होती है ना। झींगा और प्याज दो चीज से, है ना। प्याज में लिखना, झींगा और प्याज। ठीक है, और इसके जनक दुर्गेश पटेल जी। दुर्गेश पटेल हो गया। चल, ठीक है, अगला क्या है? छठवां नंबर, अंडा उत्पाद। अंडा क्रांति नहीं होगा, ये क्या होगा? रजत क्रांति, सॉरी, है ना। रजत क्रांति। रजत, या इसको मैं सिल्वर लिख दूंगा तो भी चलेगा, सिल्वर क्रांति। ठीक है, इसका समय नहीं मिलता। बाकी इसका जनक किसको माना जाता है? वेरी गुड, इंदिरा गांधी जी को। ये अंडा उत्पादन से संबंधित है ना। श्रीमती इंदिरा गांधी जी इसकी क्या थी? प्रारंभ करता थी, काफी फोकस उन्होंने किया था। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या आएगा? सुनहरी क्रांति। 7वां नंबर आएगा सुनहरी। सुनहरी को ही क्या बोलते हैं? स्वर्णिम। स्वर्ण और स्वर्णिम में अलग अलग अंतर रहेगा ना। स्वर्णिम या हाँ, इसका संबंध किससे रहेगा? हाँ, इसका संबंध रहेगा बागवानी। इसका संबंध है बागवानी, लिख लीजिए बागवानी। और इसके जनक कौन है? इसके निरपक्ष तुलेज जी इसके जनक है। निरपक्ष है, रावानी है ना ये। तुलेज, निरपक्ष तुलेज। चलो, हो गया। अगला लिखना येलो रिवॉल्यूशन, मतलब पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति, है ना। इसका भी समय आपको नहीं मिलेगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन और खाद्य तेल। तिलहन और खाद्य तेल। सर इसमें नहीं है ना, जिसमें नहीं है उसका नहीं लिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए, इसके जो जनक है वो कौन है? वेरी गुड, सैम पित्रोदा। अंतिम था जिसका जनक मिलेगा, अब खत्म है। ठीक है, चलिए, अगला लिखना आप क्या है। और सब आप जानते हो कि अंडे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है इंडिया में? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा क्या होता है? अंडा होता है। ठीक है, चलिए, आजकल तो बहुत अलग अलग प्रकार के अंडे भी आ रहे हैं। ठीक है, जैविक अंडा भी आने लग गया है, मतलब वो मुर्गी क्या खाती है? जैविक आइटम खाती है। ठीक है, तो उससे जो अंडा हो रहा है वो कैसा अंडा हो गया? जैविक अंडा। उसका कीमत बढ़ा देंगे, 200 रुपए का एक अंडा ऐसे। उसका पैकिंग देखोगे तो आप मतलब दंग रह जाओ, खाने का मन ना लगे, उसी में रहे ऐसा दिखता रहो, रोज तो प्रोटीन मिल जाए ऐसा लगेगा। ठीक है, इतनी बेहतरीन पैकिंग है। ठीक है ना। बहुत सारे जो मतलब अलग अलग तकनीक से जो अंडा उत्पादन हो रहा है ना, मतलब कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से उस अंडे में प्रोटीन, वसा, ये सब की जो मात्रा है उसको क्या किया जा रहा है? बढ़ा दिया जा रहा है, और उसका रेट बढ़ा दिया जा रहा है। और आज के समय जो दिखेगा वो बिकेगा वाला बात है। आदमी अंदर का आइटम छोड़ के बाहर के आइटम पे ज्यादा ध्यान दे रहा है कि नहीं? ठीक, चलो लिखो नेक्स्ट। कहां तक पहुंच गए? पीली क्रांति, तिलहन खा देते हैं। ठीक है, चलो अगला लिखो 9th नंबर, ब्लैक, है ना। काली क्रांति, इसी को क्या बोलते हैं? कृष्ण जी को तो बेजबरन का बदनाम कर दिए। कृष्ण क्रांति मतलब कृष्ण जी ब्लैक है करके, नाटक वाटक में तो मस्त गोरा गोरा दिखाता है। ठीक है ना। अगला लिखना, ये किससे संबंधित है? पेट्रोल, खनिज तेल। किसी का माइक कौन है भाई? मन कीजिए। पेट्रोल,
खनिज तेल, या इसी को अगर कभी पूछे कोयला उत्पादन तो क्या आएगा? हाँ, काली क्रांति से उसका संबंध रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखना धूसर या ग्रे क्रांति। धूसर या ग्रे क्रांति, अरे 10वां नंबर होगा नहीं, धूसर या ग्रे, या कभी भूरी पूछ दिया तो ये सब एक ही है ना, धूसर ग्रे, ये ग्रे है, ग्रे GREY, ग्रे कलर है ना। भूरी क्रांति, इसका संबंध किससे है? फर्टिलाइजर से, है ना, उर्वरक उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। ठीक है, एक तो जबरदस्त क्रांति छोड़ दिए, गोल क्रांति। ठीक है, गोल क्रांति, गोल क्रांति का मतलब होता है राउंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब कभी कभी कैसा देता है परीक्षा में पता है? राउंड रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध है ना। इसमें से 3 ठो देगा और इनमें से कोई नहीं, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। अगर आपकी अंग्रेजी क्या है कमजोर, आप दिमाग घूम जाएगा, अरे यार ये राउंड रिवॉल्यूशन कौन सा हो गया। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर क्या है? हिंदी में जाओगे तो फिर क्या होगा? ये गोल क्रांति। तब अचानक से आपका दिमाग क्या होगा? क्लिक। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है, और आलू का भारत में क्या है? विशेष महत्व है, मतलब सबसे ज्यादा, जैसे सहायक क्रिया होती है नहीं, वैसे ये सहायक सब्जी है। बिना इसके सब्जी ऐसा लगता है कि अधूरी है टाइप का, है ना। जैसे भारत का नक्शा बनाओ तो श्रीलंका ना बनाओ तो ऐसा लगता है ना कि कुछ अधूरा छूट गया। ठीक है, वैसे ही है, आलू ना रहे तो कोई सब्जी क्या ना लगे, अच्छी ना लगे, ऐसा लगता है कुछ छूट सा गया है। ठीक, चलो अगला लिखना बादामी क्रांति। 12th नंबर इज बादामी, बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। ठीक है, स्पाइसेस, मसाला, मसाला उत्पादन। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं तो मसाला उत्पादन लिख सकते हैं भाई, है ना। उसके बाद लिखना हरित सोना क्रांति। हरित सोना रिवॉल्यूशन, हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? अरे वाह, बांस उत्पादन से। वेरी गुड, बांस उत्पादन से। ठीक है, उसके बाद लिखना स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति, देखिए स्वर्ण रेशा क्रांति, ये किससे संबंधित है? जूट से संबंधित है। जूट मतलब बोरा रस्सी। ठीक है, उसके बाद लिखना ग्रीन गोल्ड क्रांति। इसको हिंदी में अनुवाद नहीं करना ना, इसका ऐसे ही आएगा, पेपर में आएगा तो ऐसा नहीं कि हरा सोना क्रांति। ठीक है, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? ये परीक्षा में आया भी हुआ है आप, चाय उत्पादन, चाय, चाय उत्पादन। ठीक है, अब इसी के साथ तो लिख लो व्हाइट गोल्ड क्रांति। ये किससे संबंधित होगा? अरे वाह, बढ़िया, कपास से संबंधित। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास हो गया। उसके बाद आएगा सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति, ये किससे संबंधित होगा? केसर, केसर से संबंधित है, लिख लेना। ठीक है, इसका लिखे टोटल 17। तो उसका नाम क्या है? किसका किसका? ये वाला? हाँ सर, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो इधर लिख दो क्या, उधर दिख जाएगा? हाँ सर, इधर साइड में। चलो लिख रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ फिर, यहाँ से ऐसे। 17th नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, क्या है ये? सेफ्रॉन, इंग्लिश नाम है केसर का, सेफ्रॉन। ये किससे संबंधित है? केसर से। 18th नंबर लिखना सदा हरित क्रांति। इसको भी लिखे थे क्या? सदा हरित क्रांति, सदा हरित या सदा हरित क्रांति, या इसी को कई जगह सदाबहार क्रांति भी कहते हैं।
सदा बहार क्रांति। ठीक है, इसमें लिखना, इसका संबंध है कृषि में प्रौद्योगिकी विकास, कृषि में प्रौद्योगिकी विकास व पर्यावरणीय तत्व का समावेश। कृषि में प्रौद्योगिकी विकास व पर्यावरणीय तत्वों का समावेश। याद करो, हम जो वो लिखे थे ना हरित क्रांति, उस समय मैंने आपको लिखाया भी है, आप भले भूल गए वो बात अलग है। ठीक है, 19वां नंबर लिखना नेक्स्ट जो है, व्हाइट बोल्ड वगैरह लिख लिए थे ना। हाँ, पशमनी क्रांति, पशमनी। ठीक है, पशमनी क्रांति का संबंध किससे है? मतलब भारत में शायद ही ऐसा कोई लड़का हो जिसको ये पसंद ना हो, भिंडी क्रांति। ठीक है, हर लड़के का क्या ऑलमोस्ट फेवरेट सब्जी क्या रहता है? भिंडी। क्या चीज? परामनी? नहीं, मैं तो पशमनी देखा हूं, एक बार मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, पशमनी मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है, अगर वो रहेगा तो कल क्लियर कर दूंगा। पशमनी क्रांति 19। ठीक, अब अंतिम लिखो 20 नंबर, 20th नंबर। हेलो, एक अंतिम, एक और इसके बाद लिखेंगे, एक छोटा सा स्वर्ण क्रांति लिखो, स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति, गोल्ड रिवॉल्यूशन। ये आएगा तो लिखना फल और क्या चीज? शहद, फल व शहद उत्पादन। फल व, वो द है ना, द, शहद, फल व शहद उत्पादन। ठीक है, चलो अंतिम क्या है? 21वां नंबर, इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। मतलब इंद्रधनुष के अंतर्गत जो 7 रंग दिखते हैं, है ना, उसके अंतर्गत इंडिकेट किया गया है किसको? तो लिखना इसमें हरित, उसमें नहीं लिखूंगा उतना दूर जाके, हरित, पीली, हरित मतलब हरा, पीली मतलब येलो, नीली मतलब ब्लू, हरित लिखना पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर व धूसर, भूरी व धूसर तथा अन्य सभी क्रांतियों को एक साथ लाना क्या कहलाता है? इंद्रधनुषी क्रांति कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये क्या खत्म हुआ आपका? नीली क्रांति हो गया। इसको मिटा दूं भाई? सर ग्रीन गोल्ड तो तेंदुपत्ता को भी बोलते हैं क्या? हाँ, लेकिन उससे संबंधित नहीं है ना, तेंदुपत्ता से नहीं है वो तो छत्तीसगढ़ का हरा सोना है ना, ऐसा नहीं बोलते हैं उसको, छत्तीसगढ़ का हरा सोना बोलते हैं। ठीक है, ऐसा संज्ञा दे दिया गया है। ठीक है, क्या बनता है तेंदुपत्ता से? बेड़ी बनता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आप, नया टॉपिक है ना, कृषि यंत्रीकरण। कृषि यंत्रीकरण, ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ठीक, अब ये क्या है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन या कृषि यंत्रीकरण? एकदम बेसिक सा मतलब है, जो हमारे यहाँ कृषि की जाती है उसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग यंत्रों का, आधुनिक यंत्रों का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कृषि यंत्रीकरण। ये कोई हमारे लिए नया चीज तो है नहीं, हमने जब हरित क्रांति पढ़ा था तो उसकी एक मांग थी क्या? आधुनिक कृषि उपकरणों का क्या प्रयोग। तो इसकी शुरुआत तो कब हो गई थी? लगभग 60 के दशक से चालू हो गई थी, है ना, कि भारत में अगर क्या करना है, फसल उत्पादन में अगर क्या करना है, वृद्धि करना है,
तो हमको अपना समय बचाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृषि में मानव और पशु के क्या होना चाहिए? रिप्लेसमेंट, किसको अपनाना पड़ेगा? यंत्रों को अपनाना पड़ेगा। और इसी के तहत हमने क्या किया? जुताई किससे कर ली? ट्रैक्टरों से। कटाई किससे कर ली? है ना। और गहराई किससे कर लिया? जिसको आप लोग बताए थे, क्या बोलते हैं? मिंजाई। है ना। तो मिंजाई किससे किया हमने? थ्रेसर से। यही क्या है? कृषि यंत्रीकरण। ठीक है, ठीक है। चलो, किसी का माइक ऑन है क्या? बंद कर लेना भाई। ठीक। तो इसमें थोड़ा मोड़ा कुछ लिखोगे, ऐसे ब्लैंक ब्लैंक तो छोड़ोगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो लिखो कृषि यंत्रीकरण। ठीक है, लिखिए। उसके बाद अपन इससे क्या परीक्षा में आ सकता है वही लिखेंगे ना। लेकिन कृषि में मानव और पशु की, कृषि में मानव और पशु की शक्ति को, कृषि में मानव और पशु की शक्ति को मशीनी शक्ति से क्या करना? विस्थापित करना कृषि यंत्रीकरण है। कृषि यंत्रीकरण कहलाता है। कृषि यंत्रीकरण कहलाता है। ठीक है, चलो आगे लिखो ना। यंत्रीकरण के द्वारा, यंत्रीकरण के द्वारा, यंत्रीकरण के द्वारा ही किसी देश में, यंत्रीकरण के द्वारा ही किसी देश में फसल उत्पादन में वृद्धि, फसल उत्पादन में वृद्धि और कृषि लागत में कमी की जा सकती है। कृषि यंत्रीकरण के द्वारा ही किसी देश में फसल लागत, सॉरी, फसल उत्पादन में वृद्धि और फसल लागत, और कृषि लागत लिखिए क्या? हाँ, कृषि लागत मतलब जो पैसा लगाते हैं उसमें कमी की जा सकती है। फसल उत्पादन में वृद्धि लिखे हो ना, और कृषि लागत में कमी, इसका मतलब समझ गया ना। फसल उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उसमें जो पैसा लग रहा है, मतलब कम पैसे में ज्यादा उत्पादन, ये हुआ उसका अर्थ, है ना। देखना, कृषि यंत्रीकरण या कृषि यंत्रीकरण को ही अच्छी भाषा में कृषि मशीनीकरण भी कह देंगे, तो एक ही मतलब है। तो कृषि यंत्रीकरण कृषि के आधुनिकीकरण का पहला महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब आपको अगर कृषि मशीनीकरण या यंत्रीकरण कृषि के आधुनिकीकरण का पहला या प्रथम महत्वपूर्ण तत्व है, ऐसा लिखे ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको अपने देश के किसानों को अगर क्या करना है, परंपरागत कृषि पद्धति से बाहर निकालना है और उनको किससे जोड़ना है? आधुनिकता से जोड़ना है, तो जो पहला कदम है वो क्या है? कृषि क्षेत्र का क्या करना? यंत्रीकरण करना। ठीक है, क्या आपने ऐसी कोई योजना देखी है जिसमें इसके ऊपर काफी क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है? अरे वर्तमान में भी तो किया जा रहा है ना, है ना। जैसे किसानों को क्या किया जाता है? अरे कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा अनुदान देकर उनको ट्रैक्टर खरीदने के लिए, ठीक है, उनको हार्वेस्टर खरीदने के लिए, उनको थ्रेसर खरीदने के लिए, है ना। और क्या होता है भाई, है ना, पंप सेट खरीदने के लिए, स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए, ड्रिप सिंचाई के लिए क्या किया जाता है? योगदान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना, ये सब जानते हो ना। ठीक है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब इसको देखा जाएगा तो इसकी शुरुआत लगभग 60 के दशक से हुई है। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे? चलो और तथ्यात्मक जानकारी लिखो। इसमें क्या लिख सकते हो? सबसे पहले लिखा, कृषि यंत्रीकरण की आवश्यकता क्यों? कृषि यंत्रीकरण की आवश्यकता क्यों, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों है? एक, पहला नंबर, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, इसके बिना तो वृद्धि होगी नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या आएगा? समय की बचत हेतु,
समय की बचत हेतु, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, तीसरा है कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, मैं लिख नहीं रहा हूं ना, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, और क्या होगा, कम श्रम की आवश्यकता हेतु, कम श्रम की आवश्यकता हेतु, कम श्रम की आवश्यकता हेतु ना, किसी भी क्षेत्र, पहाड़ी, जटिल भूमि, किसी भी क्षेत्र, पहाड़ी भूमि, या आप लिख सकते हो जटिल भूमि में कृषि के विस्तार के लिए, में कृषि के विस्तार के लिए, जैसे आप लोग एक सीरियल आता है सोनी में, शार्क टैंक, जानते हो? शार्क टैंक में देखना, कृषि से संबंधित भी जो हमारे युवा वर्ग है, या जो हमारे यहाँ जो गर्ल्स लोग हैं, वो लोग क्या कर रही हैं, जो युवतियां भी है ना, ग्रामीण क्षेत्र में अपने जुगाड़ से, अपने मौजूद संसाधनों के प्रयोग से एक से एक क्या कर रही है, आविष्कार कर रही है, जिससे उनको कृषि क्षेत्र में क्या है, कम लागत की क्या है, अरे मतलब अगर लेबर लगाओगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा, अगर आप उसकी बजाय क्या कर लिए, एक मशीन बना लिए, जिससे आपका क्या समय भी बच गया, गुणवत्ता भी आ गई, ठीक है, और उत्पादन भी बढ़ गया, तो आपने बहुत अच्छा काम किया ना। तो उसमें वो बहुत सारे ऐसे आविष्कारक लोग आते हैं जो युवा वर्ग हैं, जो कोई इंजीनियरिंग भी नहीं किया है, पढ़ाई भी नहीं किया है, वो चीज उसमें क्या है, दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये जो कृषि यंत्रीकरण है अब बहुत ग्रामीण स्तर तक चला गया है, मतलब गांव के लोग, जो गांव के लोग हैं, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, अपने स्तर पर, अपने दिमाग से, टीवी देख देख के, मोबाइल देख देख के क्या कर रहे हैं, अपने जुगाड़ से, है ना, देखते हो कि नहीं देखते हो, है ना, मतलब भारत में टैलेंट का क्या नहीं है, अरे भाई आज हम 140 करोड़ जनसंख्या, अभी 4 दिन पहले क्या आया है, यूएनओ का रिपोर्ट आया है कि हम क्या है 2000, अगर हम अभी की वर्तमान स्थिति में 140 करोड़ पहुंच गई है हमारे देश की जनसंख्या, और यूएनओ कहता है, यूएनओ ने दिया है आंकड़ा, और यूएनओ कहता है कि 2025 में नहीं, 2024 में नहीं, 25 में नहीं, तब लगभग 23 में ही हम क्या हो जाएंगे, चीन से आगे, क्योंकि चीन 142 करोड़ है और हम कितने हैं, 140। और अच्छी बात है कि उस 140 में लगभग 1 अरब लोग क्या हैं, 100 करोड़ लोग कैसे हैं, युवा लोग जो काम कर सकते हैं। चलो 80 करोड़ भी क्या हो गए हैं, युवा, तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा क्या है, प्लस पॉइंट है, ठीक है। वैसे तो हम एक बहुत बड़ा बाजार है दुनिया वालों के लिए, इसलिए दुनिया वाले आज भारत के साथ अपना संबंध क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को कहाँ लाके बेच पाए, भारत में लाके बेच पाए, ठीक है। ये तो कृषि यंत्रीकरण की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जमीन पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। बिना खाए कोई जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है, और खाना कहाँ से आएगा, कृषि से, तो उसमें ऐसा कुछ अपनाना पड़ेगा ना। तो अब तो और भी क्या है, सरकार बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है कि भाई तुम क्या करो, कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा क्या अपनाओ, मैकेनाइजेशन को अपनाओ, ठीक है। तो आपने लिख लिया है ना, आवश्यकता क्यों है। अब लिखना वर्तमान में अगला पॉइंट है क्या? हाँ, अगला पॉइंट बोल सकते हो या तथ्यात्मक जानकारी बोल सकते हो। वर्तमान में यांत्रिक कृषि को अपनाने वाले देश, यांत्रिक कृषि को अपनाने वाले देश, वैसे तो हर देश में हो रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा देश है जहां कृषि का सबसे ज्यादा परसेंटेज किससे प्रभावित है, वहां पर मशीनी उपकरण यूज कर रहे हैं, तो उसमें पहला है अमेरिका। 95% यहाँ पर क्या है, यांत्रिक कृषि की जा रही है, मतलब कृषि के क्षेत्र में यंत्रों का क्या किया जा रहा है, प्रयोग, ठीक है। और कृषि क्षेत्र में अगर ज्यादा यंत्र का प्रयोग होगा तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे ना, प्रचंड बेरोजगारी क्या होता है कि आपको लगेगा कि पूरे 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सीमांत उत्पादकता क्या रहेगी, अरे भाई एक खेत है, ठीक है, अब इस खेत में 5 लोग क्या कर रहे हैं, एकदम खेलते खुलाते क्या कर रहे हैं,
धान खन रहे हैं, बीन रहे हैं और बो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, इस 5 में से यहाँ पर चाहे 1 रहे, 2 रहे, 3 है, ये जो इन लोग जो धान लगाए हैं इसकी मात्रा बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी ना। या ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोग धान, ये लोग 5 लोग कर रहे हैं तो धान खुश हो जाएगा और मैं जल्दी पक जाता हूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो अपने टाइम पे पकेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनकी क्या है, चाहे उसको 5 लोग करे चाहे वो 1 लोग करे, उसकी सीमांत उत्पादकता क्या है? 0। उतना ही चीज क्या होगा, जितना 1 भी करे चाहे 5 करे चाहे 20 लोग करे, उतना ही फसल क्या होगी, उत्पादित होगी, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रच्छन्न विरोध। दिखने में तो ऐसा लग रहा है अरे वाह क्या मस्त रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वाकई में उनको रोजगार, कई लोग को, मतलब उसमें से एक ही आदमी को रोजगार की श्रेणी में आ गए, 4 लोग तो उसकी सहायक क्रिया है ना, ठीक है। सब हो गया। तो लिखिए सेकंड नंबर कौन है, कौन है भाई सेकंड नंबर? पहला यूएसए है, सेकंड ब्राजील, वेरी गुड, ब्राजील। ब्राजील में 75% कृषि कार्य किससे किया जा रहा है? इससे, यंत्रों से। थर्ड नंबर में कौन है? चीन है, लगभग 57% में चीन है। चौथे नंबर में है कनाडा, है ना, लिखते टाइम कनाडा लिख देते हैं। इसका लगभग 55% एरिया कृषि से, कृषि यांत्रिकरण से हो रहा है। भारत बहुत पीछे है, आपको डाटा भी नहीं मिलेगा इतना पीछे, बात समझ रहे हो ना। और उससे पीछे कई कारण है, उसके पीछे भारत की गलती नहीं है ना। बहुत सारी चीज हमारे नागरिकों पर भी निर्भर रहती है, तो हमारे यहाँ तो परिस्थितियां नहीं है, लेकिन निसंदेह एक दिन इनको क्या करेंगे, पीछे करें। अरे हम लोग तो जीवित रहेंगे ना तब तक, तो ये पीछे होंगे नो डाउट। एक दिन भारत सबसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कुछ बोला रहता, रिकॉर्डिंग ही करके शांत रहना पड़ता है। चलो आगे लिखिए। देखना, भारत सरकार ने 2016-17, अब देखो प्रण ले रही है भारत सरकार, ये भारत सरकार ने 2016-17 2016-17 से यह लक्ष्य रखा है कि भारत सरकार ने 2016-17 से यह लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में ऐसा निर्धारित था 2022, और इसमें हम लोग चल रहे हैं अभी, बीच में 2 साल कोरोना गड़बड़ कर दिया ना, है ना। आने वाले समय में 2022 तक कृषि का 40% हिस्सा, कृषि का 40% हिस्सा यांत्रिक कृषि, उसी को कृषि यांत्रिकरण बोलते ना, यांत्रिक कृषि के द्वारा संपादित किया जाएगा, यांत्रिक कृषि के द्वारा संपादित किया जाएगा, ठीक है भाई। अब लिखो कृषि यंत्रीकरण से संबंधित संस्थान एवं योजनाएं। कृषि यंत्रीकरण से संबंधित संस्थान एवं योजना। अरे मैं एक चीज लिखाना भूल गया, अगर हम भारत में यांत्रिक कृषि की बात करें तो नंबर 1 कौन है? अभी राज्यों की श्रेणी में अगर हम बात करें तो यूपी नंबर 1 है ना, यूपी, सेकंड में हरियाणा और थर्ड में पंजाब। अगर आपके पास जगह है या पीछे लिख लो, बाद में एड ऑन कर लेना, है ना। कृषि यंत्रीकरण में इंडिया में यूपी नंबर 1 चल रहा है, परसेंटेज नहीं बताता, है ना। दूसरा बताया क्या? हरियाणा ना, दूसरा हरियाणा लिख लेना, ठीक है। दूसरा हरियाणा और तीसरा पंजाब। ये वही लोग हैं जो हरित क्रांति को अपनाए हैं, इसीलिए आज भी क्या है, ठीक है, ये आज भी क्या किए हैं, इसको अपनाए हैं, ठीक है। चलिए अब जो आप टॉपिक डाले हैं, इससे कृषि यंत्रीकरण से संबंधित क्या संस्थान। तो सबसे पहला संस्थान कौन सा आएगा, तो लिखेंगे पहला नंबर फॉर्म या कृषि, और यहाँ कृषि प्रशिक्षण, कृषि
फॉर्म या कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1963, 1963। ठीक है, इसके द्वारा लिख देना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसके द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, लिखना इस संस्थान को 4 स्थानों में स्थापित किया गया। इस संस्थान को 4 स्थानों में स्थापित किया गया। ए नंबर लिखना, पूरा नाम लिखेंगे ना, केंद्रीय पहला आएगा केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान। ये सबसे खास है, मतलब इसकी केंद्रीय है। ठीक है, ये कहाँ स्थापित है भाई? केंद्रीय वाला ये बुधनी जगह का नाम है, बुधनी, जिला सीहोर, एमपी, है ना, मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद आएगा बी नंबर, उत्तरी क्षेत्र। उसके बाद ये पूरा सेम रहेगा ना, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान। ठीक है, ये कहाँ है? ये है हिसार। कहाँ है ये? हाँ, ये हरियाणा। लिख लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद लिखना सी नंबर, दक्षिणी क्षेत्र। ये पूरा सेम रहेगा, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान। कहाँ है? अब दक्षिण मतलब कोई ना कोई दक्षिण राज्य होगा। अनंतपुर आंध्र प्रदेश। चलिए, हो गया। उसके बाद लिखना बी नंबर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सेम टू सेम कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान। ये कहाँ है? विश्वनाथ चारियाली। ठीक है, विश्वनाथ चारियाली, सोनितपुर, यहां लिख दूं, सोनितपुर, असम। ठीक, तो ये 4 जगह क्या है? स्थापित है। क्या? फॉर्म कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान। ठीक है, और अभी 2021 के बजट में 3 जगह इसको और क्या किया गया है? प्रस्तावित। उसको लिखना कहाँ प्रस्तावित है इस संस्थान की स्थापना। तो पहला लिखना गुजरात, दूसरा लिखना मध्य प्रदेश, और तीसरा महाराष्ट्र। ठीक है, तीनों ही क्या है? एक दूसरे से लगे हुए हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र।
अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मेरे से गलती हो गया, उत्तर प्रदेश लिखना भैया ना, ये भी क्या है ऐसे लगा हुआ AOP, ठीक है। गुजरात एमपी और यूपी है, गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए उद्देश्य लिख लो, क्या उद्देश्य रहेगा इसका, उद्देश्य लिखो, फिर आज ओवर करते हैं, है ना। कल पहली क्लास में हम ग्राम पंचायत स्टार्ट करेंगे, दूसरी क्लास में हम जो इस कृषि यंत्रीकरण से संबंधित केंद्र प्रवर्तित और राज्य प्रवर्तित जो योजनाएं हैं, उससे जो लाभ हो रहा है, उसके द्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है, उसके संबंध पर पढ़ेंगे, ठीक है। पहले वर्तमान में जो जो योजनाएं चल रही है, कल अपन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, जिसका संबंध किससे है, यंत्रीकरण से है, ठीक है। इस टॉपिक से वैसे ही प्रश्न आएंगे, प्राय योजनाओं से संबंधित या इस प्रकार के कुछ संस्था से संबंधित क्या आ सकते हैं प्रश्न, ठीक है। जैसे आपको पता है जोड़ी मिलान दे सकता है, 4 है, चारों को किसमें दे देगा, जोड़ी मिलान, ठीक। चलो आप इसका लिखे, क्या उद्देश्य लिखना, कृषि यंत्रीकरण के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करना। नाम ही क्या है, प्रशिक्षण वाला नाम है ना इसका, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कृषि यंत्रीकरण के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद लिखना सेकंड जो उद्देश्य है, परीक्षण का उद्देश्य रहेगा इसका, कृषि मशीन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कृषि मशीन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि का परीक्षण एवं उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन, आदि का परीक्षण ना, टेस्ट एवं उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार करना, और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार करना, ठीक है। कल आएंगे तो हम कस्टम हायरिंग सेंटर योजना, स्वाम योजना, इन संबंध में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करें, ठीक है। सभी ऑनलाइन वाले को भी थैंक यू।